हेलो स्टूडेंट्स रिसेंटली पॉलिटी सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से दो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं जिन्हें न्यूज़पेपर के अंदर मेंशन किया गया था। फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द आंध्र प्रदेश के अंदर जो लोकल कोटा प्रोविज़न है उसके बारे में है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स मराठाज रिजर्वेशन के बारे में है कि मराठवाड़ा जब निज़ाम के एरा का पार्ट हुआ करता था, जब निज़ाम के अंदर रूल के अंदर आया करता था, तो उस समय जो मराठा कम्युनिटी है उसको कुणबी कास्ट का जो सर्टिफिकेशन है, बेसिकली एग्रीकल्चर कम्युनिटीज से जो रिलेटेड है उसका जो सर्टिफिकेशन है वो हुआ करता था। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों ही इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं, दोनों ही इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ हैं, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 16 है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 16 है जो कि फंडामेंटल राइट का भी पार्ट है, कि राइट टू इक्वलिटी जो आर्टिकल 14 टू 18 तक मेंशन की गई है। तो आर्टिकल 16 के अंदर क्या बताया गया है स्टूडेंट्स कि आपको इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, आपको यहाँ पे इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, आपको इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है किस सेक्टर के अंदर, इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर में आपको इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स क्या आर्टिकल 16 के कुछ एक्सेप्शन है, तो स्टूडेंट्स आर्टिकल 16 के आपको कुछ एक्सेप्शन के अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि आर्टिकल 16 के अंदर एक और प्रोविजन है। एक और प्रोविजन ये है कि नो सिटीजन सेल ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे उसको यहाँ पे इनएलिजिबल नहीं माना जाएगा। ये एक सेकंड प्रोविजन है आर्टिकल 16 का। जब भी आप रीड करोगे तो जो आर्टिकल 15 के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है, उसी डिस्क्रिमिनेशन के अंदर दो तीन पॉइंट्स को यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड किया गया है कि उनको यहाँ पे जो प्लेस ऑफ बर्थ है, जो आपका डिसेंट है, उसको यहाँ पे आपका जो इनएलिजिबिलिटी का जो कारण है वो नहीं माना जाएगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर में। तो सेकंड प्रोविजन जो आर्टिकल 15 के अंदर जो बेसिकली मेंशन किया गया है, उसी के सिमिलर प्रोविजंस हैं जो आपको यहाँ पे आर्टिकल 16 के अंदर देखने के लिए मिलते हैं कि आपको इन सेक्टर्स के ऊपर भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब कुछ एक्सेप्शंस की अगर हम बात करें तो कुछ एक्सेप्शंस मेंशन हैं। फर्स्ट एक्सेप्शन आपको आर्टिकल 16 का जो देखने के लिए मिलता है वो आपको है स्टूडेंट्स रेजिडेंस के बेसिस के ऊपर यहाँ पे कुछ एरियाज के अंदर जो लोकल रिजर्वेशन है वो प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि रेजिडेंस विद इन द स्टेट की अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट के द्वारा ऐसा जो कानून है वो लाया जा सकता है। बट स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट के द्वारा ही ये कानून लाया जा सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा ये जो कानून है वो नहीं लाया जाएगा। पार्लियामेंट के द्वारा इस तरीके का कोई कानून लाया जा सकता है कि जिसके अंदर जो पार्टिकुलर कोई क्लास है, कोई एम्प्लॉयमेंट का अपॉइंटमेंट है, उसके अंदर लोकल अथॉरिटी या जो लोकल जो क्लास है उसको यहाँ पे जो बेनिफिशियल है, जो रिजर्वेशन है वो प्रोवाइड किया जाएगा। अगर हम इस रेजिडेंस के पर्सपेक्टिव के बारे में बात करें स्टूडेंट्स, तो पार्लियामेंट ने एक ऐसा कानून है 1957 के समय एक पार्लियामेंट ने एक ऐसा कानून जो रेजिडेंस के क्राइटेरिया के फुलफिल किया करता था, उसके बेसिस पे एक कानून है उसको इम्प्लीमेंट किया था। कानून है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज ए रेजिडेंट एक्ट 1957। उसके थ्रू इंडिया में हमारे कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे कुछ एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग में जो प्रोविजन है वो बनाए गए, जिसके अंदर आंध्र प्रदेश का रीजन है। आंध्र प्रदेश के अलावा उस समय कुछ यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे, हिमाचल प्रदेश, उस समय में कुछ यूनियन टेरिटरी हैं हिमाचल प्रदेश के अलावा स्टूडेंट्स मणिपुर है और एक और वहाँ पे हुआ करता था त्रिपुरा, आई थिंक त्रिपुरा है, आप एक बार इसको चेक जरूर से करना, त्रिपुरा है यहाँ पे। तो ये तीन जो यूनियन टेरिटरी हैं इनको भी यहाँ पे जो लोकल रिजर्वेशन है वो प्रोवाइड किया गया। बट लेटर फेज के अगर हम बात करें कि 1974 के समय ये एक्ट है वो कम्प्लीटली एक्सपायर हो गया और उस समय में जो आंध्र प्रदेश है उसके लिए यहाँ पे रेजिडेंस के बेसिस पे एक अलग से जो प्रोविजन है वो बनाया गया अंडर द आर्टिकल 371 डी। अब आप देखिए कि ये 371 आपने रीड किया होगा। जब आर्टिकल हम 370 को रीड करते हैं, 370 जो काफ़ी पॉपुलर है हमारे कंट्री के अंदर कि जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल प्रोविजन देता है, ऐसा ही आर्टिकल जो 371 है वो भी कुछ ना कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं कुछ हमारे स्टेट्स को, जिसमें नागालैंड भी है, जिसके अंदर आंध्र प्रदेश भी है, तेलंगाना भी है।
और जिसके अंदर अगर हम बात करें कि हमारा गोवा भी है, कर्नाटका भी है, गुजरात भी है, महाराष्ट्र भी है, तो ये जो 371 है इसके जो प्रोविजंस है इनको आप रीड करना। क्या 371 किसके रिगार्डिंग में है? गुजरात महाराष्ट्र के रिगार्डिंग में। 371 ए है जो नागालैंड की रिगार्डिंग में है। फिर आपको 371 एफ है जो सिक्किम के रिगार्डिंग देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसा ही एक स्पेशल प्रोविजन के रिगार्डिंग में जो 371 डी है वो आंध्र प्रदेश के लिए इनेक्ट किया गया। और इसके इनेक्टमेंट के रिगार्डिंग में जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वो स्टूडेंट्स 32 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसके थ्रू आंध्र प्रदेश को जो रेजिडेंस के बेसिस पे यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन सेक्टर इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो रिजर्वेशन है वो दिया गया। अब आप देखिए कि जब 2014 के समय तेलंगाना जब बना था, 2014 के समय जब तेलंगाना एग्जिस्टेंस के अंदर आया, तो उस समय में ये 10 ईयर के लिए जो ये कोटा है उसको यहाँ पे एक्सटेंड किया गया था कि जो 10 ईयर के लिए तेलंगाना के लिए ये जो कोटा है वो एक्सटेंड हुआ है अंडर द आर्टिकल 371 डी, जो स्पेशल प्रोविजन है आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना को आर्टिकल 16 के अंडर में रेजिडेंस के क्राइटेरिया के ऊपर। तो दिस इज ऑल अबाउट द आर्टिकल जो 16 है उसका रेजिडेंस क्राइटेरिया। जो फर्स्ट एक्सेप्शन है आर्टिकल 16 का, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट एक्सेप्शन की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कि नेक्स्ट एक्सेप्शन क्या है आर्टिकल 16 का, तो आपको नेक्स्ट एक्सेप्शन देखने के लिए मिलेगा कि नेक्स्ट एक्सेप्शन है कि जो सोशियो एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेज हैं, जो हमारी सोशियो एजुकेशनल जो बैकवर्ड क्लास हैं उनके रिगार्डिंग में जो स्पेशल प्रोविजंस हैं, उनके रिगार्डिंग में जो स्पेशल प्रोविजंस हैं वो बनाए जा सकते हैं हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, सेंटर के द्वारा, स्टेट के द्वारा जो स्पेशल प्रोविजंस हैं वो बनाए जा सकते हैं सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के लिए। अब आप देखिए कि ये सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के रिगार्डिंग में जो कमीशंस हैं वो किस तरीके से एग्जिस्टेंस के अंदर आए। तो स्टूडेंट्स वो कमीशंस एग्जिस्टेंस के अंदर अगर हम बात करें तो फर्स्ट आपको बैकवर्ड क्लास कमीशन है वो जो 1953 के समय काका कालरेकर जो कमीशन है, कालकर जो कमीशन है, काका कालरेकर जो कमीशन है, ये 1953 के समय एग्जिस्टेंस के अंदर आया। इसके थ्रू वहाँ पे जो सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेज हैं उनके रिगार्डिंग में स्टडी किया गया, क्या उनका बैकवर्डनेस का रीजन है, क्या उनका एम्प्लॉयमेंट है, लैंड होल्डिंग कितनी है उन लोगों के पास में। तो उन सभी को वहाँ पे एनालाइज किया गया काका कालरेकर कमीशन के द्वारा। 1978 के समय जब कांग्रेस गवर्नमेंट यहाँ से पावर से हटती है और फर्स्ट टाइम जनता गवर्नमेंट आएगी, तो उस समय एक पर्सन हुआ करते थे बीपी मंडल। उस समय में एक पर्सन हुआ करते थे बीपी मंडल। बीपी मंडल कमीशन है वो उस समय कॉन्स्टिट्यूट हुआ। उस समय ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये बिहार की पॉलिटिक्स से रिलेटेड है बीपी मंडल। तो स्टूडेंट्स 1978 के समय एक कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ और इस कमीशन के द्वारा बताया गया कि सोशियो इकोनॉमिक जो बैकवर्ड क्लास हैं, यहाँ पे देखिए कास्ट वर्ड नहीं है, क्लास वर्ड है, कि जो सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेज हैं उनको जो रिजर्वेशन है वो प्रोवाइड करना चाहिए। इन्होंने रिकमेंड भी किया। 1989 के समय यहाँ पे वीपी सिंह गवर्नमेंट आती है पावर के अंदर में। वीपी सिंह गवर्नमेंट के द्वारा इस रिकमेंडेशंस को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया। इस रिकमेंडेशंस को यहाँ पे एग्जिस्टेंस के अंदर आता है, ये जो एग्जिस्ट करता है यहाँ पे बीपी मंडल कमीशन। और उस समय एक पॉलिटिकल फ्रेज है इंडिया के अंदर डेवलप होती है, मंडल वर्सेज कमंडल का एक फ्रेज है, पॉलिटिकल कमेंटेटर्स के लिए वो यूज़ किया जाता है। मंडल वर्सेज कमंडल का जो पॉलिटिक्स है वो इंडिया में वहीं से स्टार्ट हुआ। स्टूडेंट्स 1989 के समय इस जो मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस है उसको इम्प्लीमेंट किया गया और इसके अंदर जो 27% रिजर्वेशन है वो दे दिया गया सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास है उनको। अब आप देखिए कि इसके रिगार्डिंग में समय समय पे अलग अलग तरीके के जो केस हैं, अलग अलग तरीके के जो प्रोविजंस है वो आए हैं सोशियो इकोनॉमिक कास्ट जो बैकवर्ड क्लासेज हैं उनके रिगार्डिंग में। जैसे कि 1992 के समय इस रिजर्वेशन को वैलिड करने की रिगार्डिंग में एक जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, इंदिरा सोहानी केस है, इंदिरा सोहानी केस के अंदर जो 27% जो रिजर्वेशन दिया गया इसको वैलिड मान लिया गया इस केस के अंदर में। और इसी केस के अंदर यहाँ पे जो क्रीमी लेयर है, यहाँ पे जो क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे इंसर्ट कर दिया गया कि ऐसे जो सोशियो इकोनॉमिक जो हमारी सोशियो एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेज हैं
उनके अंदर जो क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं, मीन्स द जो ए क्लास ऑफिसर के बच्चे हैं, ए क्लास ऑफिसर्स के बच्चे हैं, या उनका यहाँ पे लैंड होल्डिंग का साइज बता दिया गया है कि इतना लैंड होल्डिंग होगा, कितना उनका इनकम का जो क्राइटेरिया है उसको डिसाइड किया गया। तो उन लोगों को क्रीमी लेयर के अंदर बेसिकली मीन्स द उनको जनरल कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, उसी समय में यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आया कि जो रिजर्वेशन है वो 50% से ज़्यादा क्रॉस नहीं करेगा, कि रिजर्वेशन यहाँ पे जो 50% है उससे ज़्यादा क्रॉस नहीं करेगा। 50% एरिया यहाँ पे ओपन रखा जाएगा, 50% जो है वो आपको रिजर्व कैटेगरी में आप रख सकते हो, 50% फॉर द ओपन कैटेगरी, यहाँ पे कंपटीशन एंड जो मेरिट है उसके बेसिस पे सिलेक्ट करने के रिगार्डिंग में। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंदिरा साहनी केस। अभी हमने इंदिरा साहनी केस को इन आर्टिकल्स के पर्सपेक्टिव से क्यों डिस्कस किया स्टूडेंट्स, तो आप देखिए कि जो मराठा रिजर्वेशन की अभी रिसेंटली डिमांड है, जो मराठा रिजर्वेशन की जो रिसेंटली डिमांड है, फर्स्ट आपको हम एक बार मराठाज के बारे में एक बार देखते हैं। तो आप देखिए कि ये हमारा जो महाराष्ट्र है, ये हमारा सपोज कीजिए महाराष्ट्र का रीजन है। महाराष्ट्र के अंदर जो बेसिकली तेलंगाना का जो पार्ट है, जो तेलंगाना का जो पार्ट है, इसके अंदर में ये एरिया आया करता था, कभी निज़ाम के अंडर में ये एरिया आया करता था। आप देखें कि 1948 के समय मराठाज लिबरेशन का एक लड़ाई भी लड़ा गया। मराठवाड़ा का जो रीजन है, उस मराठवाड़ा रीजन को महाराष्ट्र के अंदर ऐड करने के रिगार्डिंग में एक लड़ाई है, जिसका आपको जो ओल्ड सिटी है, ओल्ड नेम है औरंगाबाद, वहाँ पे उसका एक वो भी बना हुआ है, एक जो समाधि स्थल होता है बेसिकली लिबरेशन उस डे के रिगार्डिंग में, कि मराठवाड़ा का जो लिबरेशन डे है उसको सेलिब्रेट किया जाता है 17 सितंबर के दिन वहाँ पे। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द कि ये कभी जो निज़ाम का पार्ट हुआ करता था, जो निज़ाम हैदराबाद से जो रूल किया करते थे। प्रेजेंटली यहाँ पे रिजर्वेशन की डिमांड क्यों है, आप देखिए कि ये हमारा वेस्टर्न घाट का रीजन है। वेस्टर्न घाट की वजह से आप देखिए कि साउथ वेस्ट मानसून का जब भी बारिश आती है तो इसी एरिया के अंदर, या मैक्सिमम तो वेस्टर्न पार्ट के अंदर मैक्सिमम रेन देखने के लिए मिलेगी, बट कुछ रेन आपको इस एरिया के अंदर भी देखने के लिए मिलती है। और जो हमारा मराठवाड़ा रीजन है वो कम्प्लीटली इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री, इंटीरियर होने की वजह से जो मॉइस्चर की जो रेन बियरिंग जो विंड्स हैं, वो मॉइस्चर वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। इस वजह से वहाँ पे ड्रोट की सिचुएशन कंटिन्यूस है। वहाँ पे एग्रीकल्चर कम्युनिटी की जो सिचुएशन है वो भी काफ़ी डिटेरियोरेटिंग है। डेप्थ की सिचुएशन है, फार्मर सुसाइड के जो केस हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। ड्रोट की सिचुएशन डे बाय डे वहाँ पे वर्सनिंग सिचुएशन है। तो स्टूडेंट्स इसी वजह से वहाँ पे रिजर्वेशन की जो डिमांड है वो रेज की गई है कि इनको एम्प्लॉयमेंट है वो प्रोवाइड किया जाए इस रीजन के अंदर में। तो यहाँ पे कुणबी कास्ट सर्टिफिकेशन के बारे में था। अभी एक पॉलिटिकल लीडर हैं जो मराठाज कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया कि ये जो 50% रिजर्वेशन का जो कैपिंग है इसको रिमूव कर देना चाहिए, कि अब रिजर्वेशन है मोर देन 50% है वो प्रोवाइड करना चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग में हमने यहाँ पे इंदिरा साहनी केस को डिस्कस किया। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि जब ये जो EWS का केस आया है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी तो रिजर्वेशन दिया गया है, तो वो बेसिकली किसके अंदर दिया गया है, वो आपको इस जो 50% जो ओपन कैटेगरी रखा गया है उसी के अंदर वो रिजर्वेशन है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिजर्वेशन का जो जर्नी है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब यहाँ पे 2-3 प्रोविजन और हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे रिजर्वेशन के ही रिगार्डिंग में। स्टूडेंट्स रिजर्वेशन के रिगार्डिंग में एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल और है, आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 340। आर्टिकल 340 बेसिकली प्रेसिडेंट को पावर देता है कि समय समय पे ऐसा जो कमीशंस हैं, ऐसे जो कमीशंस हैं उनको यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाए, जिसके द्वारा सोशियो इकोनॉमिक कास्ट जो हैं, सोशियो इकोनॉमिक जो क्लासेज हैं, उनके रिजर्वेशन को एग्जामिन किया जाए कि समय समय पे कौन सी कास्ट है उसको बाइफर्केशन करना है या नहीं है। तो ऐसा ही एक कमीशन है, ऐसा ही एक कमीशन है जस्टिस रोहिणी कमीशन, जस्टिस रोहिणी कमीशन है जिसे गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया था। अब उसकी जो रिकमेंडेशंस है उसके इम्प्लीमेंटेशन की बात होगी कि कब उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। इनके द्वारा 4 कैटेगरी के अंदर जो 27% रिजर्वेशन है उसको 4% कैटेगरी के अंदर यहाँ पे डिवाइड किया गया है, कि 4 यहाँ पे लेयर्स हैं वो बनाई गई हैं कि किसी एक कम्युनिटी को या कुछ जो 2-4 डोमिनेटेड कम्युनिटी हैं सोशियो इकोनॉमिक क्लासेज के अंदर में, तो वो उन्हीं को यहाँ पे मैक्सिमम बेनिफिट ना हो, उन्हीं को मैक्सिमम जो रिजर्वेशन है वो ना मिले, और सभी कम्युनिटीज़ को यहाँ पे जो रिजर्वेशन है इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए मिले। इसी वजह से जस्टिस रोहिणी कमीशन है वो केम इनटू द एग्जिस्टेंस।
तो दिस इज ऑल अबाउट द कमीशंस के बारे में। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया, पहले एक स्टैट्यूटरी बॉडी हुआ करता था। मराठवाड़ा रिजर्वेशन के बारे में हमने देखा कि वो पहले उनको कुनबी जो सर्टिफिकेशन है उसकी वहाँ पे डिमांड है, एंड आंध्र प्रदेश रिजर्वेशन के बारे में डिस्कस किया। तो ये जो हमने कुछ जो प्रोविजंस है जो पॉलिटी के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट थे जिसको डिस्कस किया। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।